स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी क्लास 9 इकोनॉमी सीरीज में ये हमारा सेकेंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज पीपल एज अ रिसोर्स। कि पीपल को हम कैसे, जैसे पिछले चैप्टर में हम लोग क्या किए थे, एक इंट्रोडक्शन मिला था हमें कि क्या क्या इकोनॉमिक फैक्टर्स है या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें हमने लैंड पढ़ा था, लेबर पढ़ा था, कैपिटल पढ़ा था, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा था। तो वैसे ही अब हम देखेंगे कि जब हम एक पीपल की बात करें तो पीपल एज अ लेबर सही है या पीपल एज अ रिसोर्स सही स्टेटमेंट है। क्या पीपल से सिर्फ हम लेबर वाले काम ले सकते हैं या और भी कुछ काम है जो एज अ रिसोर्स पीपल कर सकता है, उस चीज़ को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो उससे भी पहले क्या है कि आप देखो यहाँ पे इस क्लास 9th में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। क्या क्या दिया है उसको पहले एक समरी बनाते हैं, उसके बाद फिर एक एक पॉइंट्स को डिटेल में देखते हैं, एंड देन उसके बाद लगेगा ज़रूरत तो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेंगे। जैसे पहले चैप्टर में कुछ खास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, वो एक कहानी था पालमपुर का, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो जिनको स्कूल में पूछा जा सकता है अपना स्कूल के हिसाब से बना लिए होंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो नहीं था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पूछ सकता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या क्या आपके कॉस्ट आ सकते हैं, ये सब पूछ सकता है। तो ज़्यादा कुछ था नहीं, यहाँ पे भी कुछ खास है नहीं, बट एक बार हम लोग समराइज करते हैं, नोट्स बनाते हैं, एंड देन फिर चैप्टर में देखते हैं कि क्या कुछ है क्या नहीं है। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में कंटेंट क्या है। और हमेशा याद रखना ना कि एनसीईआरटी में क्या किया है कि कुछ एग्जाम्पल्स यूज़ किया है, कुछ एग्जाम्पल्स यूज़ किया है, और कुछ आपका क्या यूज़ किया है, केस स्टडी यूज़ किया है। कुछ भी रैंडम प्लेस का जो नाम है या फिर कुछ रैंडम पर्सन्स है उसके नाम ले लिए गए हैं और उससे कंपेयर करके आपको बताया गया है, हर एक में, चाहे वो साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, हर एक में, कि अगर ये प्रॉपरली काम करेगा तो क्या होगा, ये नहीं करेगा तो क्या होगा। तो उस तरीके से कुछ एग्जाम्पल लिया गया, तो आपको उन एग्जाम्पल्स के जो नाम है ना, आपको उन एग्जाम्पल्स के नाम को ध्यान में नहीं रखना है, बस करना ये है क्या कि जो उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स आता है उसको दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले देखिए कंटेंट क्या है, तो हम यहाँ पे कंटेंट के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे कि रिसोर्स क्या है। ऑलरेडी हम लोग 6 to 10th ज्योग्राफी फिनिश कर चुके हैं, तो आप ज्योग्राफी में जाके देखेंगे रिसोर्स के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़े हैं। स्टिल यहाँ पे एक बार हम डिफाइन करेंगे कि रिसोर्स क्या होता है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है, हम डिफाइन करेंगे कि ह्यूमन एज अ रिसोर्स क्या है, कैसे इसको हम जस्टिफाई करेंगे। कुछ एग्जांपल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कुछ इंसान का, शकल एंड विलास का, या अपने हिसाब से आप एक्स एंड वाई कर सकते हो, कुछ भी नाम लेके एग्जांपल के तौर पे बता सकते हो। या फिर कुछ एग्जांपल दिया हुआ है जैसे जापान एंड पाकिस्तान, जापान एंड पाकिस्तान का। उसके बाद नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसका मतलब देखेंगे, डेफिनेशन। उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ कह सकते की कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, की कॉन्सेप्ट्स, जैसे हम यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा सा जीडीपी के बारे में, थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे जीएनपी बता देंगे, एनएनपी बता देंगे, एनडीपी बता देंगे, थोड़ा थोड़ा, उतना डिटेल में नहीं, जो क्लास 9 से रिलेटेड है वो सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे, एक समरी बना लेना चाहिए, तो उससे क्या होता है ना कि आसानी होता है चीज़ों को समझना। तो पहले हम लोग देख लेंगे रिसोर्स, फिर ह्यूमन एज अ रिसोर्स, फिर उनके डेवलपमेंट की बात, फिर उसके बाद क्या है, या इसको हम इससे पहले ही देख लेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स। ऑलरेडी ज्योग्राफी में सारा चीज़ पढ़ा हुआ है हमारा, लेकिन एक बार यहाँ पे भी देख लेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स। कई सारे पैरामीटर्स पे रिसोर्स आपके डिफाइंड होते हैं, बट उनमें से हमें देखना है कि किस तरह का टाइप है, ये समझना है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट आता है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हमें यहाँ पे देखना है, जैसे प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्शरी सेक्टर हो गया, इसको हम लोगों को समझना है। उसके बाद है किस किस एक्टिविटीज़ को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कह सकते हैं, ये समझना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसमें हमें देखना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपका मार्केट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाता है, कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपका नॉन मार्केट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाता है। देन उसके बाद हमको यहाँ पे इस चैप्टर में समझना है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका
क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि एक पॉपुलेशन की क्या क्वालिटीज़ है, उन क्वालिटीज़ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्वालिटीज़ हमें देखना है, क्या सब इसके लिए हम कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, उन पॉपुलेशन को, ह्यूमन को एज अ रिसोर्स डेवलप करने के लिए एजुकेशन दे सकते हैं। एजुकेशन होगा तो स्किल होगा तो ज़्यादा प्रॉपर तरीके से काम करेगा, ज़्यादा प्रॉपर तरीके से काम करेगा, आउटपुट बढ़िया होगा, तो ऑब्वियसली आउटपुट बढ़िया होगा, सेलिंग ज़्यादा होगा तो इकोनॉमी अच्छा चलेगा। तो एक हम यहाँ पे एजुकेशन की बात कर सकते हैं, एक हम लोग बात कर सकते हैं क्या, हेल्थ की बात कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर सकते हैं किस चीज़ की, कि हम उन पॉपुलेशन को किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उस एम्प्लॉयमेंट से उन्हें अर्निंग किस तरीके से हो रही है, क्योंकि अर्निंग से ही तो आपका एजुकेशन, हेल्थ, ये सब डिसाइड होगा। उससे भी पहले हम लोगों को फूड के बारे में देख लेना चाहिए कि पॉपुलेशन को किस तरह का खाना मिल रहा है, क्या बेसिक खाना मिल पा रहा है कि नहीं, या वो भी नहीं मिल रहा है, या फिर बेसिक मिल रहा है, सीरियल्स वगैरह मिल रहा है बट प्रोटीन्स नहीं मिल रहा, हिडन हंगर के शिकार है। इन सब बातों को देखेंगे। और इससे रिलेटेड कुछ भी आपका जो पॉलिसीज़ है, कुछ भी गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च किया है, या किसी भी तरीके का कोई हमारा मेथड है जो ये इन सब पैरामीटर्स को सुधार सकता है ताकि पॉपुलेशन का क्वालिटी और सुधरे, या किसी तरीके का इंस्टीट्यूशंस है बना हुआ जो इन सब पैरामीटर्स को सुधार सकता है, तो ये हमें देखना होगा। अब जब एम्प्लॉयमेंट देखें तो ऑब्वियसली हमें क्या देखना होगा, अनएम्प्लॉयमेंट। ये सारे टॉपिक्स है, इसका हमें, जैसे कुछ चैप्टर है ना वो इंट्रोडक्टरी होता है, उसमें कुछ खास रहता नहीं है कंटेंट, तो इसलिए वहाँ पे नहीं बनवाते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि अच्छा खासा कंटेंट है 9th क्लास के हिसाब से, तो एक बार हम लोग पॉइंट समरी बना लेते हैं, फिर उसको एक एक करके समझेंगे, फिर उसके बाद बुक में देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करके निकल लेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट में हम देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का एक्चुअली मतलब क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट का हम लोग टाइप्स देखेंगे, बहुत सारा टाइप देखेंगे। जैसे यहाँ पे समझाने के लिए ना केस स्टडी दिया हुआ है आपका, स्टोरी ऑफ विलेज, एक गांव का लेके आपको स्टोरी दिखाया गया है। उसके बाद टाइप्स वगैरह हम लोग देख लेंगे, तो फिर उसके बाद हम लोग एक और फैक्टर देखेंगे, कैपिटल के तौर पे क्या हम रिसोर्स के तौर पे तो ह्यूमन को यूज़ कर सकते हैं, लेबर के तौर पे ह्यूमन को यूज़ कर सकते हैं। क्या ये जो कैपिटल है उस कैपिटल के रूप में ह्यूमन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, या ह्यूमन इस कैपिटल के रूप में कंट्रीब्यूट कर सकता है कि नहीं, या कैपिटल कलेक्शन के फॉर्म में ह्यूमन जो है वो हेल्प कर सकता है कि नहीं। ये चीज़ हम लोग इतने सारे 8 टॉपिक्स देखेंगे। तो अब फटाफट करके एक एक टॉपिक्स हम लोग देखते चलते हैं। और ये ध्यान में रखना है, ये अभी हम लोग स्टैंडर्ड बुक से नहीं, सिर्फ क्लास 9th के लेवल से पढ़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से अभी सोचना है। अब देखो, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या था, रिसोर्स था। रिसोर्स, साथ साथ में आपको नोट्स बनाना है। आपसे कोई कहे कि रिसोर्स क्या होता है, तो रिसोर्स के लिए आप कहना कुछ भी चीज, एनीथिंग हो सकता है। ये कोई पैसा हो, ये हो सकता है मनी हो, या ये हो सकता है कि आपका ह्यूमन हो, या कह सकते हो कोई लिविंग बीइंग हो, या रिसोर्स हो सकता है कि आपका किसी भी तरह का कोई नेचुरल चीज हो, कोई रॉक हो, कोई सॉइल हो, कोई मैन मेड चीज हो, कुछ भी चीज जिसको हम यूटिलाइज करते हैं या जिसको हम यूज करते हैं ताकि हम क्या कर सके, हम अपने गोल को अचीव कर सके, हम अपने टास्क को परफॉर्म कर सके, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। इन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। कोई सोर्स होगा, उस सोर्स से हमने फिर से उन चीज़ों को ऑब्टेन किया, और ऑब्टेन करके हम अपने मतलब का काम निकालते हैं। हमको जो चाहिए वो हम बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है कि हमको एक पेन बनाना है, उस पेन के लिए मान लो हम प्लास्टिक कवर रखना चाहते हैं, तो वो प्लास्टिक हमको बनाना पड़ेगा। मान लो कि हम पॉलीथीन बनाना चाहते हैं, तो पॉलीथीन है तो हमको उसके लिए रॉ मटेरियल इथीन लेना पड़ेगा, जो कि एक आर्टिफिशियल मैन मेड चीज़ है। उस इथीन को हम क्या करेंगे, पॉलीमराइज करेंगे अलग अलग रिएजेंट्स का या कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके, तो पॉलीथीन बनेगा, और उस पॉलीथीन से हम बाकी चीज़ बनाएंगे। तो यहाँ इथीन मेरे लिए क्या हुआ, एक रिसोर्स हुआ। हमको एक टास्क परफॉर्म करना था, पॉलीथीन बनाना था, और हमारा गोल था कि पॉलीथीन बना के हम उसका इस्तेमाल किसी एक पेन के कवरिंग में कर सके। तो उसको अचीव करने में इसने हमें हेल्प किया। तो इसीलिए हमारे लिए वो जो इथीन है वो क्या है, रिसोर्स है।
अगर वो नहीं होता तो हम ये वाला चीज़ नहीं बना सकते, हमें कुछ और बनाना पड़ता, कोई और चीज़ लेना पड़ता, और वही कोई और चीज़ क्या है, आपका रिसोर्स है। तो कोई भी चीज़ जो आपको आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करे, ज़रूरी नहीं है कि वो उससे आप कोई चीज़ बनाओ ही। यहाँ पे अगेन फिर से हमको बता देते हैं, रिसोर्स और रॉ मटेरियल सेम नहीं होता है। रिसोर्स है कि आपका गोल अचीव करना है, और रॉ मटेरियल है कि हमेशा उसको प्रोसेस किया जाएगा, कुछ नया चीज़ बनाया जाएगा। बट ज़रूरी नहीं है कि रिसोर्स को हमेशा प्रोसेसिंग ही किया जाए और नया चीज़ ही बनाया जाए। हम ह्यूमंस भी तो एक रिसोर्स हैं। तो हम ह्यूमंस रिसोर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें किसी मशीन में डाल के मॉडिफाई करके कुछ और बनाया गया, हम वही ह्यूमंस हैं। बस हम क्या किए कि हम अपने, हो सकता है नॉलेज के लेवल को, स्किल के लेवल को थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया और हम किसी और चीज़ को बनाने में हेल्प किया। तो हम एक जरिया हो गए। तो रिसोर्स को आप एक जरिया समझ सकते हो, लेकिन रॉ मटेरियल एक ऑब्जेक्ट है जिसका प्रोसेसिंग होना ही होना है और वो एक नया चीज़ बनाएगा। तो आप कह सकते हो कि ऑल रॉ मटेरियल्स आर रिसोर्स बट ऑल रिसोर्स आर नॉट रॉ मटेरियल्स। तो यहाँ पे एक नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं कि ऑल रॉ मटेरियल्स आर रिसोर्सेज, साथ में आप नोट्स बनाते रहेंगे, बट ऑल रिसोर्सेज नीड नॉट बी रॉ मटेरियल। तो ये हो गया रिसोर्स का मतलब। अब जब हम रिसोर्स समझ गए तो एक बार हमें देखना चाहिए क्या, टाइप्स ऑफ रिसोर्स। टाइप्स ऑफ रिसोर्स, अब बहुत सारा तरीका है रिसोर्स को क्लासिफाई करने का। जैसे आप ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हो रिसोर्स को कि इसे हम रिन्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या फिर ये नेचर में अवेलेबल है या मैन मेड है, या फिर हम इसे ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये आपका लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो ये बहुत सारा क्लासिफिकेशन ज्योग्राफी में कर चुके हैं, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, बस ऑन बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन, कि किस तरीके से रिसोर्स को बनाया गया है या किसने क्रिएट किया है, उस आधार पे आपका रिसोर्स दो टाइप का है। एक टाइप है जिसे हम कहते हैं नेचुरल, और दूसरा टाइप है जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल, या फिर इसी को हम कह सकते हैं क्या, मैन मेड। तो नेचुरल हुआ आपका क्रिएटेड बाय नेचर, और आर्टिफिशियल हुआ आपका क्या, क्रिएटेड बाय मैन, इंसान ने जो बनाया। अब नेचर में भी क्या है कि जो चीज़ रिन्यू हो सकता है उसे रिन्यूएबल कहेंगे, जो चीज़ रिन्यू नहीं हो सकता उसे हम नॉन रिन्यूएबल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो कि फॉरेस्ट, उसमें लगे हुए जो ट्रीज है, या फिर आप कह सकते हो जो आपका कोल अवेलेबल है, जो पेट्रोल अवेलेबल है, ये कैसा चीज़ है, नेचुरली है, इसे हम एक्सट्रैक्ट करते इस्तेमाल करते हैं। बस ये है कि कुछ इस्तेमाल हो के समय के साथ खत्म हो जाएगा तो हम कहेंगे नॉन रिन्यूएबल। अब कुछ है क्या, रिन्यू होता रहेगा, जैसे विंड हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ये सब क्या है, रिन्यूएबल है। आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल में जैसे मान लो क्या है कि हमारे लिए रिसोर्स हो सकता है व्हीकल्स हमने बनाया है, या हो सकता है कि हमने इंडस्ट्री को क्रिएट किया है, ये सब हमारे लिए रिसोर्स है। उसी जगह पे हम उसी इंडस्ट्री को अलग अलग वे में यूटिलाइज करके अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो ये सब आर्टिफिशियल, या व्हीकल्स को यूज करके हम एक जगह से दूसरी जगह रॉ मटेरियल्स को ले जा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका टाइप्स ऑफ रिसोर्स। मतलब अभी तक हमने एक बार क्या किया, एक बार हम लोग रिवाइंड कर लेते हैं। हम लोग देखे एक शब्द रिसोर्स का मतलब, और दूसरा हमने देखा क्या, टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन। रिसोर्स क्या था, जो हमको हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करे उसे हम रिसोर्स कहते हैं। कोई भी टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करे उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी रिसोर्स रॉ मटेरियल हो सकता है वो उसकी आपकी प्रोसेसिंग नहीं हो, बस उसके नॉलेज में इंप्रूवमेंट हो और वो काम आ जाए तो हम उसे रिसोर्स कहेंगे, ना कि रॉ मटेरियल। बट जितने भी रॉ मटेरियल्स है वो सब हमारे लिए रिसोर्स हो सकते हैं। टाइप्स में था मोड ऑफ क्रिएशन के बेसिस पे, एक रिसोर्स था आपका नेचुरल, दूसरा रिसोर्स था आपका आर्टिफिशियल या एंथ्रोपोजेनिक भी कह सकते हो। नेचुरल में हम लोग ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से लेक्चर देख लेना। इसमें भी आपका कुछ रिसोर्स रिन्यूएबल होता है और कुछ रिसोर्स क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल को ही हम लोग कन्वेंशनल कहते हैं, मतलब पुराने समय से चलता आ रहा है।
और रिन्यूएबल आपका क्या है, नॉन कन्वेंशनल है, मतलब नया नया जो है हमने उसको डेवलप किया है, कि था तो पहले से बट उसको इस्तेमाल करने का, और वो रिन्यू हो सकता है, कैसे रिन्यू हो सकता है, कैसे हम एफिशिएंटली उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका तरीका हम बहुत रिसेंट में सीखे हैं, तो उसको हम नॉन कन्वेंशनल भी कहते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा क्या, कि जब हम रिसोर्स को समझ लिए तो हमें यहाँ चैप्टर के हेडिंग को समझना होगा, पीपल एज अ रिसोर्स, कि क्या पीपल को एज अ रिसोर्स हम ये यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर हम इसे समझ सकते हैं, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने का ज़रूरत है। तो यस, पीपल एज अ रिसोर्स हमारा यूटिलाइज हो सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, HR, ह्यूमन रिसोर्स। और बिल्कुल कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, पहले एग्जाम्पल कहानी समझ लेना। 2 एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल है एक लड़के का, एक शकल है, और दूसरा एग्जाम्पल दिया आपका एक विलास का। एक और एग्जाम्पल आपका दिया है जापान का, और एक एग्जाम दिया है पाकिस्तान का। दोनों से आप समझ सकते हो कि नेचर भले ही कितना कुछ दे दे, इनफैक्ट पाकिस्तान को नेचर ने बहुत ज़्यादा अच्छा टेरेन दिया है, अच्छी डाइवर्सिटी दी है, और जापान को बहुत खतरा दिया है, स्टिल जापान ज़्यादा डेवलप करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स डेवलप्ड है। तो ह्यूमन रिसोर्स एक तरीके का एसेट है, कह सकते हो एक तरह की पूंजी है हमारे देश की या किसी भी देश की, जो कि बाकी सारे रिसोर्सेस को एक साथ जमा करके एक यूजेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकता है। तो ये इसको ऐसे आप समझ सकते हो कि जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो एग्जाम की तैयारी कर ली है आपने, जो है अपना अलग अलग कलर का पेन, पेंसिल, स्केल, रबर, कटर, एडमिट कार्ड सब कुछ रख लिया, लेकिन आप पढ़ाई ही नहीं किए तो कोई फायदा नहीं है इतना अच्छे से सजाने का। तो सिमिलरली यहाँ पे भी है कि नेचर ने आपको बहुत सारा रिसोर्स दिया, कि मान लो नेचर ने आपको पूरी अच्छे से फॉरेस्ट दिया, मिनरल्स दिए, आपको डेजर्ट भी दिया, सैंड भी दिया, आपको सीमेंट बनाने का भी सारा रिसोर्स दिया, सब कुछ दिया, एवरीथिंग। हो सकता है कि पिछले जनरेशन से आपको मशीन्स, इंडस्ट्रीज भी मिला है, लेकिन अब की जनरेशन अगर वो स्किलफुल नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है, तो ये रिसोर्स देने का भी कोई फायदा नहीं होगा, सब बर्बाद चला जाएगा, क्योंकि वो इंसान ही है जो कि रॉ मटेरियल्स को सही सही मात्रा में यूटिलाइज करके एक फाइनल फिनिश्ड गुड बनाता है। अब वो इंसान को नॉलेज ही ना हो, उस इंसान को इंटरेस्ट ही ना हो, उस इंसान को किसी तरीके से कुछ आता ही ना हो, तो फिर वो क्या करेगा? सारा रॉ मटेरियल ऐसे ही पाइल्ड अप रहता है, रहेगा, खराब हो जाएगा, लेकिन उससे कोई आपका इकोनॉमिकल गुड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स भी बाकी रिसोर्स की तरह हमारे देश का एक एसेट है, एक कह सकते हो जमा पूंजी है, जो कि हमको अपने देश को, अपने इकोनॉमी को बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। तो यहाँ हम ऐसे क्यों लिखें? क्योंकि ये दोनों नेगेटिव वे में आपका क्या कर रहे हैं कि रिसोर्स की तरह काम कर रहा है, ये दोनों पॉजिटिव वे में। तो बस कहानी ऐसे समझना, कहानी आपको याद नहीं रखना है, बस एक एग्जाम्पल, अपने मन से भी कोई एग्जाम्पल निकाल लो कि एक लड़का है शकल नाम का, वो आपका क्या है कि एग्रीकल्चर, मतलब किसान घर में वो पैदा हुआ है, बहुत छोटा मोटा किसान है उसके पापा, और उसकी मम्मी क्या है आपके हाउसवाइफ है, मतलब बहुत लो टू लो मिडिल क्लास फैमिली से है। लेकिन उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उसके पढ़ाई के ऊपर काफ़ी खर्च किया, कि किसी भी तरीके से लोन लेके जैसे भी हो हम तुमको पढ़ाएंगे, तुम पढ़ो। और उसको भी इंटरेस्ट था, वो भी काफ़ी इंटरेस्ट से पढ़ा, अपनी डिग्रीज ली, अपना स्किल बढ़ाया, और बहुत अच्छी जगह पे जॉब किया, और बहुत अच्छे मल्टीनेशनल कंपनीज में एंड ऑल एक्सपीरियंस ले लेके अच्छे अच्छे जॉब में गया। तो उसकी भी कंडीशन अच्छी हुई, और उसने अपने फैमिली के भी कंडीशन को अच्छा कर लिया, अच्छे से घर वर बना लिया, अपने पेरेंट्स के लिए अच्छे से रिसोर्सेज इकट्ठा कर लिए कि वो अच्छे से जीवन यापन कर सके। तो यहाँ क्या हुआ कि शकल एक आपका रॉ रिसोर्स था। कहने का मतलब है कि वो एक छोटा सा बच्चा था, उसको आप जिस दिशा में मोड़ सकते थे उस दिशा में मोड़ लेते, वो शायद आपके लिए अच्छा भी होता, खराब भी होता। आपने उसको पढ़ाया, उस पर मेहनत किया, ये नहीं सोचा कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम कैसे पढ़ाएंगे, हमसे नहीं हो सकता है। आपने किसी भी तरीके से उसको पढ़ाया, तो वो आज आपके घर के लिए भी और देश के लिए भी एसेट बन गया। जिस कंपनी में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के काम करेगा, अच्छे अच्छे कोडिंग बनाएगा, प्रोग्रामिंग्स करेगा, तो इससे होगा क्या कि देश की इकोनॉमी ही बूस्ट होगी, क्योंकि वो अच्छे से काम करेगा तो कंपनी ग्रो करेगा, और कंपनी ग्रो करेगा तो टैक्स पे करेगा, टैक्स पे करेगा तो इससे देश का भी इनकम बढ़ेगा। तो हर तरीके से ये फायदेमंद हुआ, घर के लिए भी, उस इंसान के लिए भी, और देश के लिए भी। सिमिलरली जापान अगर ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, तो ज्योग्राफी में आपका एक आता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर।
मतलब पैसिफिक के चारों तरफ किनारे में आपका क्या है कि जो प्लेट बाउंड्रीज है वो कन्वर्जेंट एक दूसरे से टकरा रही हैं, जिस वजह से वहाँ पे वोल्केनो, वहाँ पे अर्थक्वेक, ये सब बहुत होता है। उसी एरिया में आपका क्या है, जापान हो गया, कुरिल आइलैंड्स हो गया, कमचटका पेनिनसुला हो गया रशिया का, ये सब लाई करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जापान में आप रेगुलरली सुनते होगे कि या तो सुनामी आ गया या तो कोई वोल्केनो इरप्ट कर गया। वैसे जनरली वोल्केनो का नहीं, अर्थक्वेक का आप नहीं सुनते होगे कि सुनामी आ गया या फिर अर्थक्वेक आ गया। अभी रिसेंट में कमचटका पेनिनसुला में आपने देखा 2 बार भूकंप आ गया। तो ये सारा चीज इश्यूज उसके साथ है। प्लस आइलैंड कंट्री है, चारों तरफ खारे पानी से घिरा हुआ, उसके पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, कोई एक तरह से नेचर की कृपा नहीं है उसके ऊपर। लेकिन उसने ध्यान दिया किस पे? उसने ध्यान दिया कि हम अपने ह्यूमन के रिसोर्स को डेवलप करेंगे। इस पे फोकस किया उसने पॉजिटिवली कि हम अपने यूथ को, बच्चों को, सबको एजुकेट करेंगे, स्किलफुल बनाएंगे, उसे डिसिप्लिन्ड बनाएंगे, उसे टाइम का वैल्यू समझाएंगे। तो इससे हुआ क्या कि आज के डेट में वो आपका जीडीपी का अगर लिस्ट बनाया जाए तो टॉप 5 में उसका जगह आता है। अभी रिसेंट में इंडिया उसको पछाड़ा है, लेकिन स्टिल टॉप 5 में आता है। वहीं दूसरे तरफ रिसोर्स का मिसयूज, पीपल एज अ रिसोर्स को सही से नहीं डेवलप किया गया। विलास जो कि एक मछुआरे के घर में, फिशरमैन के घर में पैदा हुआ, ये क्या है कि इसकी फैमिली ने भी और इसने खुद में भी अपने एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। बीमार ही रहता था, आर्थराइटिस का पेशेंट था, बीमार ही रहता था, पढ़ता नहीं था सही से। तो हुआ क्या कि जब पिताजी की डेथ हो गई, ये खुद भी वही फिशरमैन वाला काम करने लगा, छोटे मोटे काम करता था, थोड़े बहुत पैसे कमाता था, गरीबी में जन्म लिया और गरीबी में ही मर जाएगा। तो यहाँ पे उसको भी नहीं हुआ, घर को भी नहीं फायदा हुआ। उससे बेटर होता कि वही फिशरी में ही वो नॉलेज लेता, फिशरी में ही स्किलफुल बनता, और वो बड़ा सा एक तरीके से कह लो कि एक बड़ा सा अपना फिशरी का गोडाउन या दुकान ही खोल लेता। तब उससे भी क्या होता कि बेनिफिट होता कि जितना ज़्यादा वो फिशेस वगैरह कलेक्ट करता, ट्रांसपोर्ट करता, उतनी अर्निंग होती तो वो उतना खर्च करता मार्केट में, उतना टैक्स पे करता, और जितना उसका अर्निंग होता, टैक्स पे करता, उतना गवर्नमेंट का भी ग्रोथ होता, उतना एक देश का भी ग्रोथ होता। बट उसने ये नहीं चूज़ किया, उसने बस यही चूज़ किया कि आधा 1 किलो लाएंगे, पकड़ेंगे, उसको बेचेंगे और जो मिलेगा उसको उसी दिन खा के ख़त्म कर देंगे। सेम गोज विद पाकिस्तान कि नेचर ने इसको क्या है, प्लेटूज दिया है, पहाड़ दिया है, इंडस नदी के 3 बड़े बड़े ट्रिब्यूटरीज उसके हिस्से हैं, 3 इंडिया के तो 3 उसके हिस्से में हैं, कई सारे रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स है, मिनरल रिच एरिया है। स्टिल उसने फोकस किया कि हम अपने रिसोर्स पे ध्यान नहीं देंगे, उसको नहीं पढ़ाएंगे, उसके हेल्थ पे खर्च नहीं करेंगे, उसके डेवलपमेंट पे खर्च नहीं करेंगे। बस हम आज़ादी के टाइम का बदला लेंगे, हम इंडिया से बदला लेंगे, हमारे साथ इंडिया ने गलत किया एंड ऑल ब्ला ब्ला। और वो टेररिज्म पे अपना एक्सपेंडिचर करता है, टेररिज्म को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से उसके जो ह्यूमन रिसोर्स है वो गलत डायरेक्शन में डेविएट हो रहा है। और गलत डायरेक्शन में डेविएट हो रहा है, जिस वजह से हो क्या रहा है, लॉस हो रहा है, मनी का लॉस हो रहा है, ह्यूमन एज अ लाइफ का, हर चीज़ का लॉस हो रहा है, जिस वजह से इसका ह्यूमन रिसोर्स नहीं डेवलप हो रहा है। तो आगे जाके ये कंट्री, इसका इकोनॉमी ख़त्म हो जाने वाला है, लेकिन इसका इकोनॉमी आपका बूस्ट होने वाला है। यहाँ पे आप इंडिया एज एग्जांपल भी ले सकते हो कि जब आज़ाद हुए थे हम लोग तो हमारी स्थिति बहुत दयनीय थी, लेकिन हमने काफ़ी मेहनत किया। हमने क्या है कि यूजीसी अप्रूवल कॉलेजेस, यूजीसी डेवलप किया, हमने आईआईटीज डेवलप किए, हमने एग्रीकल्चरल कॉलेजेस डेवलप किए, मेडिकल कॉलेजेस डेवलप किए, बच्चों को पढ़ाना सिखाया, बच्चों से पुरानी चीज़ों का बदला ना लेके आगे मूव ऑन करना सिखाया कि आप पढ़िए, आप आगे अर्निंग का स्कोप आपके लिए खुलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अलग अलग सेक्टर्स, मनरेगा एंड ऑल, ये सब खोला गया कि किसी तरीके से लोगों के हाथ में पैसे आए तो वो खर्च करेंगे तो हमारे इकोनॉमी में वो पैसा बढ़ेगा, तो हमारा इकोनॉमी भी बढ़ेगा। तो ये होता है आपका पीपल एज अ रिसोर्स कि यस, आपसे क्वेश्चन पूछे तो कहना कि यस, पीपल आर ऑल्सो रिसोर्स। रिसोर्स मतलब क्या है? एसेट दैट कैन हेल्प टू परफॉर्म आवर टास्क, अचीव गोल and help in economic growth and development.
तो यस, पीपल को भी हम एज अ रिसोर्स ट्रीट कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गया जिससे हम रिसोर्स समझे, रिसोर्स के टाइप्स को हमने समझा, हमने पीपल एज अ रिसोर्स समझा। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका डेवलपमेंट किन किन पैरामीटर्स पे हम आंकते हैं और उसके बाद हम फिर उसको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हम आंकते, एक पैरामीटर होता है जीडीपी, एक पैरामीटर होता है आपका एनडीपी, एक होता है जीएनपी और एक होता है एनएनपी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो देखो इसको सिंपल भाषा में समझो, अभी हम लोग वो बहुत हाई लेवल का चीज नहीं पढ़ रहा है। मान लो ये कंट्री है, ये कंट्री ए है, कंट्री ए है। मान लो ये आपका कंट्री बी है, कंट्री बी है। सपोज ये इंडिया है, ठीक है। ध्यान से समझना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक मतलब घर में, घर का मतलब है हमारे देश का जो बाउंड्री है उसके अंदर। अभी सिंपल भाषा में समझो, इसमें और भी बहुत सारे केसेस आते हैं कि हम किन किन हिस्सों को अपने बाउंड्री का हिस्सा समझेंगे। जैसे मान लो कि हमारा जो एम्बेसी वगैरह है, मिलिट्री वेसल्स है, टेरिटोरियल वाटर्स है, वो सब आएगा कि नहीं वो बात की बात है। अभी पहले शब्द का सिंपल मतलब समझो। तो होगा क्या कि यहाँ कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, इस अपने देश में कुछ आपका प्रोडक्शन चल रहा है। अब इस प्रोडक्शन में से कुछ आपके क्या होंगे, एफ फॉर फॉरेनर्स, आई फॉर इंडियंस। कि कुछ कंपनीज होता है ना जो फॉरेनर कंपनी, जैसे एप्पल का हो गया, गूगल का हो गया, ये सब। तो कुछ कंपनीज है जो फॉरेनर की है, कुछ कंपनीज आपका क्या है, इंडिया का है। तो देखो इस दायरे में जो हमारे टेरिटरी के दायरे में जितना भी प्रोडक्शन होता है, ऑल प्रोडक्शन irrespective of foreign or Indian, all production within our territory, इस 4 लाइन के दायरे में जितना भी प्रोडक्शन हुआ, इंडियन ने किया या फॉरेनर ने किया, जिसने भी किया, आप उसको कहोगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारे डोमेस्टिक एरिया में ये प्रोडक्शन हुआ तो उसे हम कहेंगे जीडीपी। जीडीपी चाहे वो इंडियंस ने किया हो या फॉरेनर्स ने, सबने किया है, तो ये हमारे कंट्री के दायरे में हो रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारे एरिया में इतना सारा चीज प्रोड्यूस हो रहा है। अब दूसरा केस ले लेते हैं कि सपोज है ये कंट्री बी था, ये हमारा कंट्री क्या है, ए है। यहां पे फॉरेनर्स थे, यहां पे इंडियंस था। इसने कुछ अपने देश में, अपने कंट्री बी में भेज दिया है। यहां पे भी आपके क्या थे कि कुछ इंडियंस थे और कुछ यहां के अपने लोकल्स थे। तो इंडियंस ने कुछ यहां पे भेजा है अपने देश में, रेमिटेंस के फॉर्म में जिसको कहते हैं। तो क्या हो रहा है कि कुछ आपका बाहर जा रहा है, एग्जिट कर रहा है, कुछ आपका क्या हो रहा है, एंट्री कर रहा है, इनसाइड आ रहा है। तो जब क्या होगा, प्रोडक्शन बाय सिटीजन्स, तो हम उसे कहेंगे, टोटल की बात कर रहे हैं अभी, टोटल मतलब ग्रॉस। जब भी वर्ड टोटल लगाओ ना, आप ग्रॉस लगा लेना। नेट लगाओगा तो नेट लगाओगे, तो उसको हम कहेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज जीएनपी। तो यहां पे क्या हुआ कि हम क्या कहेंगे, एग्जिट माइनस एंट्री, आई फॉर एंट्री, ई फॉर एग्जिट। तो कुछ जो निकला और उसमें से, या ऐसे कह सकते हो कि 10 रुपया अपने देश में आया और 8 रुपया चला गया, तो उसको माइनस कर दो, तो एंट्री माइनस एग्जिट। जो भी करोगे ना उसी हिसाब से, अगर ज्यादा एंट्री होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, कम एंट्री होगा, ज्यादा एग्जिट होगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो जो भी होगा, इसी को हम लोग कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि बाहर से मतलब सिर्फ अब हमको सिटीजन से मतलब है, दायरे में नहीं, कि जहां भी वर्ल्ड में हो रहा है लेकिन इंडियन सिटीजन्स कमा रहा है और अपने देश भेज रहा है, तो वो सब हमारे नेशनल प्रोडक्ट में काउंट होगा। नेशनल मतलब क्या है, देश के लिए क्या है, सिटीजन होता है।
और डोमेस्टिक मतलब कि ये अभी फिलहाल के लिए मेरा, मान लो कि अभी हम यहाँ पे एक कोई वेटिंग रूम में हम अभी दिन भर यहाँ पे रहेंगे, तो उसके लिए अभी फिलहाल मेरे लिए वो एरिया है जो एक मेरे लिए रूम का काम कर रहा है। हमको कोई भी काम करना है उसी रूम में हम करेंगे। तो वैसे ही क्या था, डोमेस्टिक मतलब आपका टेरिटोरियल दायरे में जो हो रहा है सबका हो गया, लेकिन नेशनल मतलब सिर्फ सिटीजन द्वारा। तो जो दूसरे देश के सिटीजन्स थे, उन्होंने जो भी प्रोडक्ट बना के अपने देश भेज दिया, जैसे भी भेजा, प्रोडक्ट के रूप में, टैक्स के रूप में, रेमिटेंस के रूप में, उसको आप माइनस कर दो और खाली अपने देश के लोगों ने जो भेजा है उसको आप ऐड कर दो, मतलब नेट निकाल लो। तो आप क्या करो कि जीडीपी में जब आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देते हो तो आप पहुंच जाते हो किस पे, जीएनपी पे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो डी को एन में कन्वर्ट करना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, भारी भरकम शब्द है लेकिन कुछ नहीं है, सिंपल यही है कि दूसरे देश के लोगों ने जितना अपने देश भेज दिया और हमारे देश के लोगों ने बाकी जगहों से जितना हमारे देश में भेजा, उसको हम नेट निकाल लेंगे कि जो चला गया वो तो चला गया, वो सिटीजन का तो था भी नहीं, और जो आया तो वो जो चला गया वो तो हमारा लॉस हुआ ना। तो जो आया तो हमको नेट निकाल के देखना कि 10 रुपये आया लेकिन 8 चला गया, तो फायदा तो 2 ही का हुआ। ऐसा नहीं कि हम 10 जोड़ देंगे, क्योंकि वो 8 हमारे टेरिटोरियल दायरे में हो रहा था, अब हमारी गिनती नहीं हो पाएगी, उसको हमको माइनस करना पड़ेगा। तो ये हुआ जीएनपी। अब क्या है, दूसरा है कि मान लो कुछ भी चीज़ हमने प्रोडक्शन किया, तो हो सकता है 2 पैरामीटर बताए ना, कि एक तो हो सकता है प्रोडक्शन आपका टेरिटोरियल एरिया में हो, टेरिटोरियल एरिया में, या हम सिर्फ सिटीजन्स का काउंट करें। तो हम टोटल लेते थे टेरिटोरियल एरिया का तो क्या बोलते थे, जीडीपी। अब बाई सिटीजनशिप्स में भी टोटल लेते थे तो हम उसको क्या बोलते थे, जी, और एनपी बोलते थे, नेशनल। अब हुआ क्या कि ये जो भी चीज हम बनाए हैं इसमें वियर एंड टीयर होगा, वियर एंड टीयर होगा, जिसको हम लोग कहते हैं डेप्रीसिएशन। कि जो भी सामान आपने बनाया है, कुछ भी बनाया, पेन बनाया हो या फिर आप एक पॉलीथीन बना रहे हो, आप एक डब्बा बना रहे हो, तो समय के साथ आप देखते हैं वो घिसता है, पतला हो जाता है, फट जाता है, टूट जाता है, उसी को कहते हैं खराब होना, टूटना फूटना या डेप्रीसिएशन होना। तो अब हमको कहेगा कि हमारे देश का टोटल तो इतना हुआ, लेकिन बहुत सारा पैसा तो कुछ चीज़ों को रिपेयर करने में भी खर्च हो जाएगा ना, क्योंकि जो बना हुआ है वो खराब भी तो हो रहा है। अभी बना तो नया, लेकिन जो पुराना बना है उसमें से कुछ चीज़ें तो खराब भी होंगी। तो आपके पास 100 करोड़ आया तो 100 करोड़ आपका इनकम नहीं है, हो सकता है उसमें से 10 करोड़ आपको चीज़ों को रिपेयर करने में लगाना पड़े। तो नेट आपके पास 90 ही करोड़ फायदे का है, 10 करोड़ आपका चला गया रिपेयर करने में। तो जब हम जीडीपी में से डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं तब हमको मिलता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक। टोटल में से चीज़ों को रिपेयर करने में कितना खर्च आया, जैसे है ना, आप ही की सैलरी आई मान लो 1 लाख रुपया, लेकिन पिछले महीने का कुछ बचा हुआ काम था, कुछ वेयर एंड टियर, घर में कुछ खराब हो गया था, उसमें हमको 10,000 रुपया लगाना पड़ा, तो वो 10,000 माइनस कर दो, आपके पास अब 90,000 ही है जो इस महीने के लिए है। 10,000 तो आपके पिछले चीज़ों को रिपेयर करने में लग गया। वैसे यहाँ पे भी जीएनपी में से अगर डिप्रिसिएशन माइनस कर दो तो हो जाएगा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ ऐसे करके समझने का कोशिश करो, एक बार पॉज करना, खुद से समझना। ग्रॉस है, ग्रॉस से डोमेस्टिक से हमको नेशनल पहुंचना है तो क्या करना है, हमको यहाँ पे ग्रॉस वर्ड से नेट तक पहुंचना है तो क्या करना है, यहाँ पे भी ग्रॉस को पहुंचाना है नेट में तो क्या करना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप खुद से फिल इन द ब्लैंक्स करोगे कि आपको ए वाले पार्ट में क्या करना है, बी वाले पार्ट में क्या करना है और सी वाले पार्ट में क्या करना है। तो ये होता है क्या कि ये कुछ पैरामीटर्स है जिससे हम ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट को आंक सकते हैं कि कितना डेवलप हुआ। अगर कोई एक देश है जो कि आपका साल दर साल उसका जीडीपी बढ़ ही रहा है, एनडीपी भी बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि हाँ देश ग्रो कर रहा है, देश के पास पैसा है तो नए एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है, एक्सेप्शन भी हो सकता है। स्टैगफ्लेशन जैसे एक एग्जाम्पल है कि देश का पैसा तो बढ़ रहा है लेकिन महंगाई भी उतना ही है जिस वजह से एम्प्लॉयमेंट ही नहीं क्रिएट हो पा रहा। तो अभी हम जनरल केस समझ रहे हैं, छोटे लेवल पे समझ रहे हैं, उसका धीरे धीरे हम लोग हर चीज़ का एक्सेप्शंस भी देखेंगे। अब उसी तरीके से आपका क्या होता है कि हम ह्यूमन रिसोर्स का क्या डेवलपमेंट है उसको देखने के लिए हम देखते हैं क्या, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन
क्या उसकी क्वालिटी, क्या खासियत है पॉपुलेशन की। अगर जो खासियत चाहिए एक इकोनॉमिक कंट्री को, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, वो अगर है, तो इसका मतलब डेफिनेटली पॉपुलेशन ग्रो करेगा, ह्यूमन रिसोर्स ग्रो करेगा, तो डेफिनेटली इकोनॉमी भी क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो एक क्वालिटी हम उसमें देखते हैं, क्या, फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड, जैसे वो शकल और विलास का था ना, कि शकल के पेरेंट्स ने बेसिक चीज़ों पे खर्च किया, लेकिन विलास के पेरेंट्स ने नहीं उतना किया, विलास भी इंटरेस्टेड नहीं था, जिस वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो फूड एंड न्यूट्रिशन जितना बेटर होगा, ह्यूमन के रिसोर्स का डेवलपमेंट उतना ही बेटर होगा। क्योंकि ये एकदम क्या कह सकते हो ना, कि ये आपका रूट है, रूट कॉज फॉर ह्यूमंस डेवलपमेंट। सबसे बेसिक है भाई, खाना उसको दोगे, न्यूट्रिशन रहेगा, तभी तो दिमाग काम करेगा, तभी तो शरीर एफिशिएंट रहेगा। कि फूड एंड न्यूट्रिशन ज़रूरी किस लिए है, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। ज़रूरी किस लिए है, फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए। ज़रूरी किस लिए है, तो ज़रूरी है आपका एफिशिएंसी के लिए। ये सब कुछ सही रहेगा तो वो एफिशिएंटली काम करेगा, तो अपने आप क्या होगा, वो एक इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। और जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा उतना ज़्यादा इकोनॉमी बूस्ट होगा। वो प्रोडक्टिव है, सब कुछ हेल्दी है, काम अच्छे से कर रहा है, सामान अच्छे से बन रहा है, सामान बिकेगा, सामान बिकेगा तो अर्निंग आएगा, टैक्स आएगा, उससे देश का इकोनॉमी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे बेसिक चीज़ है फूड एंड न्यूट्रिशन। दूसरा चीज़ है, मतलब वो देखना भी है कि कैसा है पॉपुलेशन का लेवल, और अगर नहीं है तो उसे हमें इम्प्रूव भी करना है, अलग अलग पॉलिसीज़ भी लाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका क्या है कि आजकल स्कूल में आप देखते होंगे मिड डे मील, जिसको पोषण अभियान के नाम से जाना जाता है, कि बच्चे स्कूल एटलीस्ट कम से कम उनको लगेगा कि हाँ हमको एक टाइम का गर्म न्यूट्रिटिव खाना मिलेगा। तो पेरेंट्स भी कहेंगे कि चलो एक टाइम का खाना, जो गरीब पेरेंट्स है वो ये कहेंगे कि चलो एक टाइम का खाना हमारे बच्चों को मिल जाता है ना, तो हमारे ऊपर भी बर्डन कम होगा, हमको खाना पे खर्च कम करना पड़ेगा। तो ये एक पॉलिसी है मिड डे मील का, जिसको पोषण कहते हैं। इसके अलावा कई सारा जो है इंस्टीट्यूशन जैसे FSSAI है, ये क्या करता है, जो तुम्हारा फूड है उसके न्यूट्रिशन या उसके लेवल को चेक करता है, इसमें कोई हार्मफुल चीज़ तो नहीं है, जो लिमिट है उतने तक तो उससे ज़्यादा तो नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, ये खाना हम लोग खाने वाले हैं, कुछ भी चीज़ पैकेज्ड फूड हो गया या फिर आपका क्या है कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, उसको चेक करता है कि कोई टॉक्सिक चीज़ तो इसमें नहीं आ गया प्रोसेसिंग के दौरान। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस है। इसके अलावा और भी कई सारे हज़ारों तरह के पॉलिसीज़ हैं जो कि कहीं ना कहीं घुमा के फूड और न्यूट्रिशन से रिलेटेड, जैसे NFSA है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये हो गया, या PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सब कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कि फूड सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है गरीब से गरीब तक। अंत्योदय अन्न योजना आय जिसको कहते थे, तो कई सारे पॉलिसीज आए हैं और आते रहेंगे, जिससे क्या होगा, एकदम सबसे अंत तक, जो सबसे अंत तक गरीब इंसान है उसको भी न्यूट्रिटिव खाना मिले, तो एटलीस्ट उसका शरीर का स्ट्रेंथ हो, तो वो कम से कम अपना जो भी काम करे उसमें वो प्रोडक्टिव रहे, अच्छे से काम करे, ज़्यादा अर्निंग करे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़ आपका है एजुकेशन। शकल और विलास या जापान और पाकिस्तान दोनों का एग्जाम्पल ले सकते हो कि एक ने खर्च किया एजुकेशन पे, और खर्च करने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, खर्च करने का मतलब है कि एक तरीके का खर्च, कैसे रैंडम कहीं पे नहीं पढ़ाना है, प्रॉपर जहाँ पे जो कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नॉलेज मिल सके, वैसे जगहों पे सरकारी स्कूल में या फिर आपका पब्लिक स्कूल में भी कोई ऐसा डिग्निफाइड हो, कोई आपका ऑथोराइज स्कूल हो, ICSE CBSE एफिलिएटेड स्कूल हो, वहाँ पे पढ़ाई हो सके, तो उसके लिए काम किया गया। पॉलिसी, अब देखो एजुकेशन होगा, एजुकेशन जितना ज़्यादा होगा स्किल बढ़ेगा, स्किल बढ़ेगा तो अपने आप क्या होगा कि इंसान जो है ह्यूमन रिसोर्स है उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। स्किल बढ़ेगा तो उसकी क्या होगी, अर्निंग बढ़ेगी। खाना पीना अच्छा चल ही रहा है, एजुकेशन भी मिल गया, स्किल भी उसने ले लिया, अब अर्निंग बढ़ेगी तो वो और ज़्यादा क्या करेगा कि अपने डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर करेगा, कि चलो हम तो कर गए, अब हम अपने बच्चों को हमसे भी अच्छा जो है परवरिश देंगे, हमसे भी अच्छा उसको रिसोर्सेज देंगे, हमसे भी अच्छा उसको एजुकेशन देंगे। तो वो फर्दर क्या करेगा कि और खर्च करेगा। तो एक तरीके से क्या होगा कि उसके फैमिली में एक जो वर्चुअस साइकिल बन जाएगा, एक अच्छा साइकिल बन जाएगा कि
ठीक है, हमको जितना मेरे पेरेंट्स ने दिया हम उससे ज़्यादा अपने बच्चों को देंगे, वो उससे ज़्यादा अपने बच्चों को देगा। तो इससे क्या होगा कि एक तरीके से यहाँ पे ओवरऑल इकोनॉमी भी बूस्ट होगा, कि आने वाली जनरेशन जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी, जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी, उतना ज़्यादा आपका देश का इकोनॉमी क्या होगा, बूस्ट होगा। इसके लिए कई सारे पॉलिसीज़ भी आए, जैसे क्या है, आज के डेट में आप देख रहे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जहाँ पे आपका मेनली ट्राइबल एरियाज़ के, ऐसा नहीं कि कॉमन लोग नहीं पढ़ सकते हैं, नॉर्मल जनरल बच्चे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन शायद 50-60% ट्राइबल बच्चों के लिए है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। या फिर आपका सर्व शिक्षा अभियान। तो कई सारे पॉलिसीज़ है, कई सारे स्कीम्स है जो कि क्या कर रहा है कि एजुकेशन को सब तक अफोर्डेबल बना रहा है। जैसे एक स्वयं प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपका क्या है कि बहुत सारे कोर्सेज बहुत कम दाम पे या एकदम फ्री में मिल रहा है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि पढ़ाई कर सकते हो, अपने स्किल को बढ़ा सकते हो। जैसे क्या है कि बिहार में एक दक्ष है, दक्ष का काम है क्या कि 3 से लेके 8 क्लास तक के बच्चों को इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ्स में, इन सब में क्या करना, ट्रेन करना, कि एक बेसिक लिटरेसी लेवल हो, ताकि दुकान भी चला सके, अपना जीवन यापन कर सके। तो ऐसे कई सारे पॉलिसीज, कई सारे स्कीम्स है, कई सारे इंस्टीट्यूशंस है जो क्या कर रहे हैं, एजुकेशन को बढ़ा रहे। बहुत सारे NGOs भी हैं, युवा स्पार्क हो गया, प्रथम हो गया, अक्षय पात्रा हो गया, जो कि आपका न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दे रहा है। युवा स्पार्क आपका जो आंगनवाड़ी के साथ जुड़ के क्या कर रहा है कि एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। शायद इसको आकाश श्रॉफ ने डेवलप किया था 2018 में। तो कई सारे तरीके हैं जिससे एजुकेशन के पैरामीटर को जज भी किया जा रहा है और एजुकेशन के पैरामीटर को पॉपुलेशन में बढ़ाया भी जा रहा है। तो दूसरा हो गया क्वालिटी देखने का, एजुकेशन। तीसरा हमारा क्वालिटी देखने का है, साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहेंगे, तीसरा है हेल्थ। हेल्थ, अब देखो क्या है, हेल्थ और फूड और एजुकेशन सब रिलेटेड है। कि मान लो क्या है कि हमारे पास एक बेसिक एजुकेशन लेवल है, लिटरेसी लेवल है, उसकी वजह से क्या है कि बेसिक एजुकेशन लेवल है तो हम अपने ध्यान देंगे किस पे, फूड, न्यूट्रिशन, हाइजीन, केयर, इन सब पे हम ध्यान देंगे। केयर कहने का मतलब है कि रेगुलर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो खुद से वैद्य नहीं बन जाना है, जाके एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना है, महंगा है तो प्राइवेट नहीं सरकारी में ही जाके बेसिक ब्लड टेस्ट करा लेना है, थोड़ा सा मेहनत करना है खुद के ऊपर, तो हमारा क्या होगा, हेल्थ बढ़िया होगा। हेल्थ बढ़िया होगा तो हमारी क्या होगी, एफिशिएंसी बढ़िया होगी। एफिशिएंसी बढ़िया होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, प्रोडक्टिव होंगे। जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे उतना ज़्यादा हम क्या करेंगे कि अर्न करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि सर्विस सेक्टर में ही कुछ भी, मेरे पास दुकान ही है लेकिन हम बार बार बीमार ही रह रहे हैं, हर दिन दुकान बंद ही करें, तो लोग मेरी दुकान पे आना बंद कर देंगे, तो मेरी अर्निंग ज़्यादा होगी। अर्निंग ज़्यादा होगा तो मेरा फैमिली का डेवलपमेंट होगा, फैमिली का डेवलपमेंट होगा। पिछला जनरेशन अगले जनरेशन से आपका अगले जनरेशन पे ध्यान देगा, अगला जनरेशन ज़्यादा डेवलप होगा, वो अपने अगले पे ध्यान देगा, तो ये ज़्यादा डेवलप होगा। और डेवलपमेंट जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब वो फिर से अपना ध्यान करेगा कि नहीं, हमारे फैमिली ने एजुकेशन पे खर्च करके, खाने पे, हेल्थ पे खर्च करके ऐसे बढ़ाया, तो एक वर्चुअस, एक अच्छा साइकिल चलेगा। इस सब का रिजल्ट ये होगा कि इकोनॉमी बढ़ेगा और देश अच्छा करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा करेगा तो आप भी अच्छा करोगे, तो इकोनॉमी अच्छा करेगा तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये सब चीज़ क्या होगा, हमारा अच्छा चलेगा। तो ये होता है आपका क्या, हेल्थ का पैरामीटर। इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ने भी, बहुत सारे NGOs ने भी काम किया है। NGO जैसे बताया ना अक्षय पात्रा, वहाँ पे क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है, हेल्दी फूड, तो अल्टीमेटली क्या है, हेल्थ में कंट्रीब्यूट करेगा। या फिर इसके तहत आप देखोगे कि आजकल आयुष्मान हेल्थ कार्ड चल रहा है कि आपको सरकार 5 लाख तक की इंश्योरेंस देगी, ताकि क्या है कि आप अपने बीमारी को इलाज कराने के पीछे पैसे का खर्च लेके आप परेशान ना हो, आप जाओ अपना इलाज कराओ, अपने आप को वापस एफिशिएंट बनाओ, तो उसके लिए आपका ये आया है। तो बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ है। या फिर आपका चीप लाइफ इंश्योरेंसेज या चीप हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। आज के डेट में देखोगे कि कुछ भी आप टीवी वगैरह देख रहे हो तो आपको कहीं ना कोई एक ऐड इंश्योरेंस को लेके आएगा कि बहुत सस्ता है, 200 रुपये महीने पे आपको अच्छा खासा हेल्थ इंश्योरेंस मिल जा रहा है, एक्को का ऐड देखते हो ये। तो ये सब एक तरीके से क्या हो रहा है, अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। हम में अवेयरनेस आएगा तो अपने आप क्या करेंगे, खुद को डेवलपमेंट करने के लिए उन चीज़ों को खरीदेंगे कि चलो पहले महंगा था लेकिन अब क्या है कि सस्ता हो गया तो हम इसको अफोर्ड कर सकते, खरीद सकते हैं।
तो ये सारा तरीका है, और भी कई सारे पॉलिसीज थे, हैं और आते रहेंगे, जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, या फिर आपका क्या है कि जो लक्ष्य पॉलिसी है, लेबर रूम का जो क्वालिटी असेसमेंट है। तो ये सब है क्या कि मतलब एक तरीके से आप ऐसे सोच सकते हो ना कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद प्रेग्नेंट होने के बाद जब जेस्टेशन पूरा होता है तो बच्चे का जन्म होता है। बच्चा आपका क्या है, छोटा है, चाइल्ड है, फिर आपका एडोलेसेंट एज में जाएगा, फिर एडल्ट होगा, फिर वो ओल्ड होगा। इन पूरे फेज में गवर्नमेंट ने हर जगह कोई ना कोई पॉलिसीज लाया है। जैसे ये क्वालिटी, इसके लिए क्या कह सकते हैं, डिलीवरी के लिए कि 6,000 रुपये देना है, 2,000 या 3,000 करके, ऐसे करके। गर्ल चाइल्ड के बर्थ पे तो और भी जो है आपको पैसे मिलेंगे। तो इस वजह से क्या होगा, फीमेल फिटिसाइड कम होगा। इसी वजह से आपका देखोगे कि जब सेंसस आएगा ना, तो आप देखना हरियाणा का सेक्स रेशियो डेफिनेटली इंप्रूव होगा। उसके बाद बर्थ, जन्म हुआ, तो जन्म हुआ तो बच्चे का क्या है कि एक प्रॉपर केयर हो सके, प्रॉपर ये हो सके, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च किया गया था। बच्चे का ग्रोथ हो सके, एजुकेशन हो सके, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, छोटे बच्चों का जो DPSP में भी आप देखोगे, आपको आर्टिकल बताना है, कौन सा आर्टिकल है जिसमें बताया गया कि 6 साल तक के बच्चों का हमें क्या करना है, एजुकेशन और केयर करना है। एडोलेसेंट हो गया तो कहीं ड्रग्स के फेरा में, नशे के फेरा में ना पड़ जाए, तो नशा मुक्ति केंद्र भी बना है और अवेयरनेस कैंपेन भी बना है। स्कूल में भी अवेयर कराया जाता है कि कौन सी चीज़ें गलत है, सही है। अडल्ट हो गया तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस का प्रावधान है, और भी सारे पॉलिसीज हैं। देन उसके बाद ओल्ड हुआ तो वहाँ पे वयोवंदना योजना, जहाँ पे बूढ़े लोगों को क्या है, पेंशन का प्रावधान किया गया है। तो कई सारे चीज़ हैं जो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन सब लिंक्ड है। ऐसा नहीं कि आप हेल्थ को एजुकेशन से अलग करके पढ़ो, सब लिंक्ड है। आपके पास एजुकेशन होगा, लॉजिक होगा, दिमाग होगा, तभी ना सोचोगे खाना पीना में खर्च करें, और खाना पीना में अच्छे से खर्च करोगे तभी तो आपको हेल्थ एफिशिएंसी क्या होगा, बढ़िया रहेगा। तो ये सब था पैरामीटर किसका, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का। मतलब एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते थोड़ा सा कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, रिसोर्स। फिर उसके बाद हम पढ़े कि टाइप्स उसके क्या होते हैं, कई पैरामीटर है। यहाँ पे मोड ऑफ क्रिएशन है, उस बेसिस पे हमने देखा नेचुरल और आर्टिफिशियल। फिर उसके बाद हम देखे पीपल एज अ रिसोर्स, पीपल एज अ रिसोर्स। फिर उसके बाद हम देखे कि हम ह्यूमन रिसोर्स का कैसे डेवलपमेंट करा सकते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, एंड क्या क्या तरीका होता है जिसको हम चेक कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हम देख लिया। अब बस छोटा सा 2 टॉपिक बचा हुआ है, उसको भी निपटा लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। अब आता है क्या आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसा कोई भी एक्टिविटी होता है ना, कोई भी एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी को आप परफॉर्म करोगे तो परफॉर्म करने पे गोल भी अचीव होगा एंड प्लस इकोनॉमी में ऐड भी होगा। कहीं ना कहीं आप क्या है कि आप एक पर्सन हो या एक ऑर्गेनाइजेशन हो, एक इंस्टीट्यूशन हो, आपने कुछ एक्टिविटी किया तो इकोनॉमी में भी ऐड हुआ एंड प्लस आपको भी कुछ बेनिफिट हुआ। फ्री में आपने वो चीज़ नहीं किया। बेनिफिट हो सकता है कि आपको कुछ अलाउंस मिल गया, कुछ पैसे मिल गए, कुछ फैसिलिटी मिल गया, तो हम इन एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। जैसे एक माँ है, वो घर में काम कर रही है, उसके बदले में उसको कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लेकिन वही लेडी बाहर जाके, अब घर में बच्चों को पढ़ाई, कुछ ऐड नहीं हुआ, लेकिन बाहर जाके बच्चों को पढ़ाई और उसने क्या है कि 2,000 पर डे पर पर्सन लिया। तो ये यूपीएससी में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ था। अब इसी में क्या है कि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मार्केट एक्टिविटीज़ होता है और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपका क्या होता है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होता है। मार्केट एक्टिविटीज़ मतलब एक प्रॉपर मार्केट, एक प्रॉपर प्लेस है जहाँ पे जाके आप सामान बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो उसको हम मार्केट एक्टिविटीज़ कहते हैं। लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ होता है ना जो कि क्या है कि आप मार्केट में नहीं जा रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल है कि आपने क्या किया कि घर में जो है खाना बनाया, और खाना बना के आपने कहा कि चलो ठीक है, आज हम 4 लोगों को दे देते हैं, ये 4 आसपास के लोग थे, इनको ज़रूरत था, इनका टिफ़िन सर्विस नहीं आया, हम प्रोवाइड कर देते हैं। बदले में हम ज़्यादा नहीं, उन लोग से कम ही पैसे लेंगे कि वो अगर ऐसा एक बार टिफ़िन लेते हो 50 रुपये देते हैं, बोले चलो हमको 40 रुपये ही दे दो। तो ऐसे को हम नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कहते हैं। बहुत सिंपल, जैसा शब्द है वैसा ही मतलब है, कोई ऐसा नहीं है कि टेक्निकल है। बहुत इकोनॉमी, बहुत ईजी है इकोनॉमी। उसके बाद आता है आपका क्या, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी।
सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कहने का मतलब होता है कि अच्छा, जैसे मान लो क्या है कि नॉन मार्केट में ना आप रिलीजियस वाला एक्टिविटीज़ भी ले सकते हो या कोई सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हो, जिसके लिए ऐसा नहीं कि कोई एक मार्केट बना है। लेकिन एग्रीकल्चर के लिए आप सुनते हो ना कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, एपीएमसी एक्ट के थ्रू आया है, एक मार्केट, एक मंडी है जहाँ जाके लोग सामान बेचते हैं। तो ऐसे करके आप इमेजिन कर सकते हो। सेक्टर कहने का मतलब है कि काम के अनुसार किन किन इलाकों में हम इकोनॉमी को बांट सकते हैं। जैसे एक सेक्टर होता है आपका क्या, प्राइमरी, एक सेक्टर होता है आपका सेकेंडरी, एक सेक्टर होता है टर्शियरी। आज की डेट में प्रेजेंट सिनारियो में टर्शियरी को ही फिर से फर्दर दो में बांट दिया गया, क्वाटरनरी एंड क्वीनरी में। प्राइमरी होता है ना कि डायरेक्ट नेचर से हमने क्या किया, रिसोर्स एक्सट्रैक्ट किया और उसको यूज कर लिया, रेड कॉलर जॉब्स भी कहते हैं जिसको, जैसे माइनिंग एक्टिविटी हो गया, ओर्स निकाले, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो गया, या पेड़ का लकड़ी काट के मार्केट में बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया, प्राइमरी एक्टिविटीज हो गया। एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, ये सब प्राइमरी आ गया। लेकिन जब हम क्या करते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्स है उसको हम प्रोसेस करके कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं और तब उस प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं, तो वो आपका कहलाता क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी। वो कहलाता है आपका सेकेंडरी एक्टिविटी। जैसे एग्जांपल फैक्ट्रीज हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी। मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर, कंस्ट्रक्शन वाला एक्टिविटीज, ये सब आ जाएगा सेकेंडरी। नेक्स्ट होता है आपका टर्शियरी सेक्टर जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। मतलब ऐसा चीज, जैसे मान लो क्या है, 1 किलो प्याज है, तो वहां आपको दिख रहा है कि हाँ ये इतना अमाउंट का, इसका इतना दाम होना चाहिए, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये कितना किलो है या कितना लीटर है ये आप नहीं मेजर कर सकते हो, तो ऐसे को हम सर्विसेज कहते हैं। जैसे टीचिंग वगैरह हो गया, कॉल सेंटर का हो गया, ये सब आपका आ गया सर्विस टर्शियरी सेक्टर में, व्हाइट कॉलर जॉब जिसको कहते हैं। यही टर्शियरी को क्या करते हैं ना, जब हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे तो इसी टर्शियरी को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है क्वाटरनरी में एंड क्वीनरी सेक्टर में। क्वाटरनरी हो गया कि थोड़ा सा स्किल ज़्यादा है, जैसे मान लो कॉल सेंटर है, वहाँ पे सिंपली कॉल कर रहे हैं लोग, तो वो आपका टर्शियरी में आ गया। लेकिन उस कॉल सेंटर का जो मालिक है, जो सबको ट्रेनिंग दे रहा है, वो चला जाएगा क्वाटरनरी में। वैसे ही किसी कंपनी का मान लो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो गया, किसी कंपनी का हेड हो गया, डायरेक्टर हो गया, बहुत बड़े स्केल पे, मतलब सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे, जो सबसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, ये सब आ गए किसमें, क्वीनरी। जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर स्किल है वो क्वीनरी सेक्टर में आ गया। तो ये आगे पढ़ेंगे, अभी बस नाम ध्यान में रखो, अचानक से नया मिले तो सरप्राइज नहीं होना। नेक्स्ट आपका आ गया कि चलो ठीक है, हम लोग क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में देखें कि एजुकेशन, हेल्थ, फूड अच्छा होगा तो उसका अपने आप अर्निंग अच्छा होगा, मतलब एम्प्लॉयबिलिटी अच्छा होगा। लेकिन व्हाट इफ एम्प्लॉयबिलिटी ना हो, तो उस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ना कि ऐसे डेली लेवल पे भी काउंट किया जाता है, वीकली लेवल पे भी काउंट किया जाता है, या फिर जो आपका रेगुलर वे होता है उस वे में भी काउंट किया जाता है। जैसे एक तरीका होता है कि रेगुलर वे है कि अगर 6 महीने से कम किसी तरीके का कोई अर्निंग एक्टिविटी हो रहा है, 12 महीना है लेकिन आप 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 5.5 महीने ही काम कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में डाल सकते हो। वीकली में है कि एक भी सिंगल डे आपको कोई वर्क नहीं मिल पाया, तो इसका मतलब है एक हफ्ता है कि हम इस हफ्ते में आपको काउंट करें कि नहीं अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में, तो हम आपसे पूछेंगे कि क्या आपको इस हफ्ते में किसी दिन काम मिला, आप कहोगे नहीं, ये 7 दिन तो हम खाली चले गए, इसका मतलब है कि हम अनएम्प्लॉयड, वीकली अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में आ जाएंगे। डेली लेवल में 1 घंटे का भी वर्क नहीं मिल पाया, मतलब कोई काम ही नहीं मिल पाया। 10 मिनट का काम क्या होता है, 40-50 मिनट का क्या होता है, एटलीस्ट कम से कम 2-3 घंटे का काम मिले तो हम कहेंगे कि अनएम्प्लॉयड है। मतलब ऐसे लोग जो आपके क्वालिफाइड हैं कि हाँ जॉब कर सकते हैं, प्लस
सर्च में हैं, सर्च ऑफ जॉब, खोज भी रहे हैं, बट नॉट गेटिंग जॉब, नॉट गेटिंग जॉब, तो इन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयड। इन लोगों को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयड। अब अनएम्प्लॉयड मतलब है क्या? सब कुछ है, चाहते भी काम करना। अब जो कह रहा है कि हम क्वालिफाइड लेकिन हमको मन ही नहीं है, आप उसको नहीं काउंट कर सकते हो। या जो चाहते कि हमको जॉब करना, हमको पैसा कमाना, लेकिन वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है, तब भी आप उसको अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हो। सब कुछ है बट उनको मिल नहीं रहा, तब उसको आप अनएम्प्लॉयड कहोगे। लॉजिक भी है ना कि कैसे कहेंगे। इस तरह का तो छोटा बच्चा भी है जो क्यों ना चाहेगा पैसा कमाना, लेकिन उसका स्किल ही नहीं है, तो क्या उसको अनएम्प्लॉयड में डाल दे डेटा के लिए? नहीं डाल सकते हैं। अब इसका अगर हम लोग टाइप्स देखें तो बहुत सारा टाइप है, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कुछ टाइप देख लो। एक होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड कहने का मतलब होता है ना, जहां मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो, या कह सकते हो हिडन हो। मतलब क्या है कि रिक्वायरमेंट जो है वो लेस पीपल का है, बट मोर आर वर्किंग। ये आप देखोगे कॉमन इन एग्रीकल्चर, जॉब ही नहीं मिल रहा बाहर, तो पूरा परिवार ही खेती में लगा हुआ है। जरूरत एक ही आदमी की थी, 4 लोग लग रहा है। या कुछ कुछ कंपनीज में भी देखोगे कि एक इंसान से काम हो सकता था किसी डिपार्टमेंट में, लेकिन अननेसेसरी 50 लोग हायर करके रखा। तो उसमें से क्या हो रहा है कि बाकी 49 लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, एक ही से हो सकता था। अब हो ये नहीं कह रहे कि कोई काम नहीं कर रहा, हो सकता है सब अपने काम को थोड़ा थोड़ा बांट लिया, लेकिन चाहे तो वो काम एक इंसान कर सकता था, बाकी 49 की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे को हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, पहला। दूसरा आता है आपका सीजनल। ये नाम ही अपने आप में डेफिनेशन आधारित है। ये भी आपको कॉमनली देखने को मिलता है ना, कॉमनली आपको ये देखने को मिलता है लेबर कैटेगरी में, एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन में, इन सब एरिया में आपको ये देखने को मिलता है। देखोगे जैसे बरसात है, उस समय कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है, तो देखोगे कि अनएम्प्लॉयड है लोग। फिर सीजन आ गया, अच्छा वेदर है, तो एम्प्लॉयड हो गए। एग्रीकल्चर में भी चावल का खेती चल रहा था, लोग एम्प्लॉयड थे। अब चावल कट गया, अब 1 महीना कुछ नहीं लगा हुआ है, मौसम खराब है, अनएम्प्लॉयड हो गए। तो सीजन के आधार पे जिनको काम नहीं मिल पाता है वो है आपके सीजनल अनएम्प्लॉयड। एक होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है कि जब आपका क्या होता है ना, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग गैप ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन जॉब टू अदर। कॉर्पोरेट सेक्टर में ये ज़्यादा कॉमन है कि एक जॉब है, वहाँ पे नहीं बात बनी, हम दूसरे के सर्च में हैं, अब इसको छोड़ दिए, दूसरा सर्च कर रहे हैं। इसलिए जनरली देखोगे कि आजकल लोग बहुत तेज़ हो गए हैं, इधर नोटिस पीरियड में रहते हैं, तब तक उधर सर्च कर चुके होते हैं। तो वैसे को आप अनएम्प्लॉयड नहीं कहोगे। लेकिन मान लो क्या है कि गुस्सा में नौकरी छोड़ दिए, अब आ गए कि हम अब यहाँ नहीं काम करेंगे, अब आप नया सर्च कर रहे हो, तो वो जो 10 दिन, 1 महीना, 15 दिन, 50 दिन, 1 साल, जो भी समय लगा एक नया जॉब सर्च करने, उस दौरान आप अनएम्प्लॉयड है, आप सर्च कर रहे हो, आप क्वालिफाइड भी हो लेकिन मिला नहीं, तो उस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक चौथा होता है जिसको हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजिकल having insufficient मॉडर्न स्किल। जो अभी का स्किल चाहिए टेक्नोलॉजी, वो आपके पास नहीं है, इसलिए आप अनएम्प्लॉयड हो। आपको चाहिए था कि आपका फैक्ट्री, आपका इंडस्ट्री डिमांड करता है एआई के नॉलेज की, आपको आता ही नहीं है, तो लोग कहेंगे आप चले जाओ, जिनको आता है उसको हम रख लेंगे। तो ऐसे को हम टेक्नोलॉजिकल कहते हैं। एक होता है आपका साइक्लिकल। ड्यूरिंग बिजनेस साइकिल ऑफ रिसेशन। रिसेशन मंदी चल रहा होता है, जैसे होता है ना, ऐसे बिजनेस का साइकिल चल रहा होता है इस तरह से। इस समय बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इकोनॉमी बेटर कर रहा है, लेकिन जब नीचे आ रहा है, तो इस दौरान रिसेशन है, मंदी है मार्केट में। तो ऑब्वियसली मंदी है, कंपनी अच्छा कर नहीं रही है, सैलरी दे नहीं पाएगी, तो लोगों को हटाएगी, छांटेगी, तो उस समय आप क्या हो जाओगे? अनएम्प्लॉयड हो जाओगे। तो ऐसे को हम कहते हैं साइक्लिकल, कि जब इकोनॉमी अच्छा चला, कंपनी अच्छा चला, तो वो हायर की, जब नहीं चला तो निकाल दी। तो उस समय जब रिसेशन का टाइम है, उस दौरान आपको नहीं मिल पा रहा है जॉब, तो उसको हम कहेंगे क्या? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये सारा फैक्टर्स था
जो कि आपका रिलेटेड था किस चीज़ से, ह्यूमन एज अ रिसोर्स से। इसी से हम कंक्लूड कर दिए, कंक्लूजन ये मिला कि आपका क्या है कि जो पीपल है, पीपल इज अ कैपिटल, सोर्स ऑफ कैपिटल, source of capital as well as creator of capital। कि people, एक इंसान क्या खुद में भी अपने आप में कैपिटल है, पूंजी है, कि हम हैं तो हम एज अ रिसोर्स भी और एज अ कैपिटल भी। मेरे पे आप जितना खर्च, पूंजी का क्या मतलब होता है कि आप जितना पूंजी लगाते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा, तो आप मेरे पे जितना खर्च करते जाओगे उतना मेरा स्किल बढ़ेगा, उतना मेरा अर्निंग पोटेंशियल बढ़ेगा। साथ ही साथ हम एक सोर्स भी हैं कि हम ही बढ़ेंगे तो हम ही से क्या होगा, और कैपिटल आ सकता है ना, कि हम तो खुद स्किलफुल हुए ही, और हम सोचेंगे कि अच्छा मेरे पास नॉलेज हुआ, मेरे जैसे 4 लोग और आ जाए तो और अच्छा काम होगा, तो हम और कैपिटल ले भी आएंगे। और हम क्रिएट भी कर सकते हैं कि हम ही इंसान हैं जो कंस्ट्रक्ट करके एक बिल्डिंग बना के कैपिटल बना सकते हैं, एक ज़मीन खरीद के कैपिटल बना सकते हैं, एक माइनिंग, एग्रीकल्चर, ये सब कर करके हम क्या कर सकते हैं, पूंजी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम ही क्या है, हम ही सोर्स हैं, हम ही अंत है। ठीक है, तो इकोनॉमी के सेंस में पीपल कह सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि पीपल है तो इकोनॉमी है, वरना कुछ भी नहीं है। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर क्या होता है, ख़त्म होता है। अब थोड़ा सा फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि चैप्टर में और क्या है, और क्वेश्चन आंसर 5 मिनट का बात है। अब ज़्यादा आप लोग को बोर नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे वही सारा चीज़, आप ये चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे। और हमेशा बताए ना, एनसीईआरटी में क्या करना है, वर्ड्स का एक फाइल बनाते चलना है, डिजिटली बनाओ या फिर आपका ऑफलाइन बनाओ। जो भी आपको अच्छे अच्छे शब्द मिलेंगे, कीवर्ड्स मिलेगा, उसको जैसे यहाँ पे देखो, ये एक एम्बॉडीड वर्ड है, इस वर्ड को आप समझ के इस वर्ड का एक फाइल बना सकते हो। प्लस कोई प्लेस मिले तो उसको आप छांट लो, वो आपकी मदद कर सकता है किस चीज़ में, मैपिंग वाले सेक्शन में मदद कर सकता है। तो यही सारा चीज़ दिया है, हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग सबको आप रीड करते जाओगे। और ये जो पूंजी आप लगाते हो, जितना भी चीज़, जो भी चीज़ आप इकोनॉमी में खर्च करते हो, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ आप लगाए, जैसे लगाए, लेबर के रूप में लगाए या कुछ भी लगाए, आपको खर्च लग रहा है, तो यही आपका क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ। बस चैप्टर का एक लाइन में अगर कोई सार कहे तो कहना कि इकोनॉमी को बढ़ाने में कुछ भी लग रहा है, कुछ भी खपत हो रहा है, तो उसको हम कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट। आपके बुक में कई सारे एग्जांपल्स भी दिए हैं, आप खुद भी एग्जांपल केस स्टडी का लगा सकते हो। आप लगा सकते हो ग्रीन रेवोल्यूशन का, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 अभी चल रहा है। कि पहले क्या था, 1.0 था कि मैकेनिकली थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करना है, 2.0 थोड़ा मशीन आया, 3.0 क्या मशीन और मॉडिफाई हुआ, 4.0 में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन का हम क्रॉप प्रोडक्टिविटी में इस्तेमाल किए। तो ये चैप्टर आप अच्छे से क्या करोगे, रीड करते जाओगे फटाफट, और रीड करने के बाद जो भी आपको लगेगा वो सब अपना वर्ड्स में, यहीं पे देख लो स्टोरी ऑफ विलास दिया हुआ है, सारा कुछ जितना पढ़ाएं वही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एक्स्ट्रा वर्ड मिलेगा, एक्स्ट्रा ग्रामर मिलेगा, जितना भी डेटा है। अभी देखो सेंसस है तो अभी 2011 का है, कोरोना की वजह से 21 वाला नहीं हुआ, हर 10 साल पे सेंसस होता है, जो कि आपका आई थिंक 2027 तक हो जाना चाहिए। तो ये अभी फिलहाल तो 11 का करना फॉलो, लेकिन अब जिस भी ईयर में एग्जाम दे रहे हो ना, उस ईयर में एक बार सर्च कर लेना कि कोई सेंसस का रिपोर्ट आया है कि नहीं। मान लो आप 28 में दे रहे हो, 29 में दे रहे हो, 30 में आ गया होगा, 27 में सेंसस का रिपोर्ट, तो आप उस ईयर का थोड़ा सा करंट के डेटा से हमेशा अपडेट रहना। कोई भी डेटा, एनी डेटा जब आपको यूज़ करना है कि कौन सा देश हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी कर रहा है, कौन सा देश लोएस्ट है, कौन सा देश जितना डेवलप्ड है, किसका क्या जीडीपी है, हमेशा इसको आप अपने करंट से अपडेट करोगे। इकोनॉमिक सर्वे, बजट या करंट अफेयर्स जो चल रहा है उससे अपडेट करना है। बुक में जो दिया है ये सब डेटा बाद में देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी करंट का है उससे, जैसे ये सब भी डेटा है आपका, ये सब भी डेटा, इस सब आप करंट से लाओगे, यहाँ से कुछ भी नहीं। करंट में जो सिनारियो, और इतना आपको डेटा भी नहीं याद रखना है कितना कॉलेज है कितना नहीं है, ये सब भी, कितना हॉस्पिटल है, कितना प्राइमरी है कितना सेकेंडरी, इतना याद ही नहीं होना है किसी को। एक मोटा मोटी रफ आइडिया लगा लो कि हाँ आपका जो नर्सिंग वगैरह है वो उसका अमाउंट ज़्यादा है, उससे थोड़ा कम जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, फिर आपका गवर्नमेंट बेड्स है, ये सब एक आइडिया लेना है। बट ये कुछ भी डेटा याद नहीं रखना, करंट में सिनारियो देख लेना है कि कोई नया मेडिकल कॉलेज, नया हॉस्पिटल बना है कि नहीं बना है। तो बस यही सब है इस चैप्टर में, उतना ही कुछ है। देख लो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट 2 ही दिया हमने आपको, इतना सारा बता दिया है।
तो ये सब हो गया। अब एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर देखते हैं कोई काम का है कि नहीं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज अ रिसोर्स, बहुत अच्छे से चैप्टर में बताया हुआ है, डेफिनेशन भी लिखवाया है, साथ में आपको बताया गया था नोट भी करने के लिए, तो देख लेना वीडियो को पीछे करके। हाउ इज ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। लैंड एंड फिजिकल कैपिटल के रिस्पेक्ट में ह्यूमन रिसोर्स कैसे डिफरेंट है, ये आपको पहले ही बता चुके थे कि ये आपका क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल वर्किंग कैपिटल है, फिजिकल कैपिटल मतलब काम करता हुआ है। लैंड और फिजिकल कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। ये आपका वर्किंग है। वर्किंग कहने का मतलब नहीं कि ये काम करेगा वो काम नहीं करेगा। वर्किंग का मतलब है मूवेबल है, मोबाइल है, वो एक जगह लैंड है वही रहेगा, वहां लोग आके काम करेंगे, लेकिन लोग है क्या, जगह जगह घूम घाम के काम कर सकते हैं। ये ह्यूमन रिसोर्स क्या कर सकता है, प्रोड्यूस भी कर सकता है और कंज्यूम भी करता है, बनाया हुआ प्रोडक्ट कंज्यूम भी करता है, खुद की फैक्ट्री का कर सकता है, दूसरे के, लेकिन ये सिर्फ आपका हेल्प करता है किस चीज में, प्रोड्यूस करने में। और कुछ एग्जाम्पल दे दो, काम हो जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन कैपिटल फॉर्मेशन, हेल्थ इन कैपिटल फॉर्मेशन, व्हाट पार्ट डज हेल्थ प्ले इन द इंडिविजुअल्स वर्किंग लाइफ। ये सब अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताएं कि कैसे कैसे आपका एजुकेशन हेल्थ इन सब का फायदा है। खुद से लिखो, कोई नहीं चेक कर रहा है तो आप हमें भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, आपको इवैल्यूएट करके बता देंगे कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं, क्योंकि आपको खुद लिखना होगा। नहीं लिखोगे तो फिर आपका आंसर राइटिंग वाला पार्ट खराब हो जाएगा, पीटी निकलेगा, मेंस नहीं निकलेगा। नेक्स्ट उसके बाद है व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन इन प्राइमरी सेकेंडरी, ये भी आपको भी बताया है, सिंपल सा। सर्विस सेक्टर वाला जो भी है टर्शरी में डाल देना, मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी में, और एग्रीकल्चर माइनिंग क्वारिंग प्राइमरी में। नेक्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये और अच्छे से डायरेक्ट क्वेश्चन है। कुछ भी जो आपको इकोनॉमिकली ऐड कर रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जिसमें बताए थे कि आप बाहर टीचिंग कर रहे हो, बाहर में आप इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम कर रहे हो, कोई सर्विस सेक्टर में, किसी प्राइमरी सेक्टर में, बदले में आपको वेज मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है। नॉन इकोनॉमिक मतलब फ्री में, इकोनॉमी में ऐड नहीं कर रहा है। वाई आर वुमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क, वुमेन क्यों एम्प्लॉयड है लो पेड वर्क में, ये अपने आप में एक ऐसे ही है, इसमें बहुत सारा पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन अभी छोटा में सिंपल सा समझो ना कि वुमेन के साथ होता क्या है ना कि एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, जिस वजह से स्किल उसके पास कम है, जिस वजह से उसके पास अपॉर्चुनिटी कम है। अब तो खैर ये धीरे धीरे ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट, ऐसा नहीं है अब, लेकिन जब क्वेश्चन पूछ ही दिया कि अगर कुछ जगहों पे देख रहे हो तो क्या है, तो इसलिए प्लस है क्या कि इनको केयर भी करना है घर में, फैमिली वर्क भी है, इस वजह से भी आपका क्या है, अपॉर्चुनिटी कम है। इसी वजह से आसपास के इलाके में कुछ मिल रहा है काम करने का कर लो, स्किल भी तो नहीं है उतना अच्छा, तो ऐसी स्थिति में उनका दायरा सीमित हो जाता है कि अनस्किल्ड और कम सैलरी वाला काम भी उनको करना पड़ जाता है, इसीलिए वेज कम होता है। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बताओगे, अच्छे से बता दिए। डिस्गाइज सीजनल का मतलब बता दिए। वाई इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड अ पिक्यूलियर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम है नहीं, एक तो एजुकेटेड है, एजुकेटेड है तो ह्यूमन रिसोर्स बहुत बढ़िया बन सकता था, ह्यूमन रिसोर्स, लेकिन अनएम्प्लॉयड है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये ऐड ही नहीं करेगा, इकोनॉमी में ये ऐड ही नहीं करेगा, तो एक तरीके से बर्डन हो गया ना, ये दो धारी तलवार हो गया कि पढ़ाने में खर्च भी हो गया, एजुकेशन कराने में खुद का खर्च हो गया, लेकिन खुद का फायदा नहीं हुआ, न देश का फायदा हुआ। उसको नौकरी दोगे तभी ना वो कुछ प्रोडक्टिव काम करेगा, तभी ना वो टैक्स भरेगा, सैलरी मिलेगा तो खर्च करेगा तो जीएसटी के थ्रू सरकार के पास पैसे जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब ये वही हुआ कि बिजनेस में खाली अपना पूंजी लगा लेकिन प्रॉफिट नहीं मिला। इसको आप ऐसे लाइन में कंक्लूड कर सकते हो, इट इज लाइक अ बिजनेस वेयर ओनली आवर इन्वेस्टमेंट गोज बट वी डू नॉट गेट एनी प्रॉफिट। इन विच फील्ड डू यू थिंक इंडिया कैन बिल्ड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अभी तो फिलहाल इस लाइन में अभी सर्विस सेक्टर में बना सकता है, क्योंकि अभी हम लोग सर्विस सेक्टर में बहुत राइज कर रहे हैं, और वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है सर्विस सेक्टर के। सर्विस मतलब कॉल सेंटर, टीचिंग, इंजीनियरिंग एंड ऑल। कैन यू सजेस्ट सम मेजर्स इन द एजुकेशन सिस्टम टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत सारे मेजर्स हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सजेस्ट कर सकते हैं कि हम इनको एंटरप्रेन्योरशिप का गाइडेंस दे दें कि ठीक है आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो आप खुद से एक जॉब क्रिएटर बनो। दूसरा है कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं कि कुछ पॉलिसीज़ ला सकते हैं, जो पॉलिसीज़ इनको स्किल अटेन करने में हेल्प करें, कि हो सकता है इनके पास वो एजुकेशन हो बट स्किल नहीं हो, पैसे की कमी हो, तो हम क्यों ना इनको स्कॉलरशिप के फॉर्म में कुछ पैसे दे दें, जिस वजह से ये क्या करे कि और आगे का स्किल अटेन कर सके। स्किल हो जाएगा तो अपने आप अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम चला जाएगा।
तो ये सारा काम हम कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन सम विलेज विच इनिशियली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटीज बट लेटर केम अप विथ मैनी। यस, बहुत सारे आपके क्या है ऐसे तरीके से विलेजेस हैं, आपके आसपास ही होंगे। ये तो आपका क्या है कि होमवर्क है, खुद सोचना कि आपके आसपास का कोई विलेज है ऐसा कि नहीं। जैसे आप गांधीनगर और उसके आसपास के विलेजेस में देखोगे तो आपको देखने को ये सारा चीज़ मिलेगा कि बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आ गया। इसको करंट के डेटा से सर्च करो, पता लगाओ कि आज के डेट में कौन कौन सा विलेज है जो बहुत डेवलप किया है। विच कैपिटल वुड यू कंसिडर द बेस्ट, लैंड, लेबर, फिजिकल या ह्यूमन। सबसे बेस्ट, सब बेस्ट है लेकिन उसमें बेस्ट ह्यूमन है, क्योंकि यही है जो इन सभी कैपिटल को क्या करेगा, एक जगह यूज करेगा एंड तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। ये नहीं तो कुछ भी नहीं, बाकी सबके रहने से भी कोई फायदा नहीं होगा। तो एक वर्ड है ना वर्किंग कैपिटल, जो मोबाइल हो नेचर से, एक फिक्स्ड होता है जो कि इमोबाइल है, जहाँ है वहीं रहेगा, लोग आएंगे वहाँ पे काम करने के लिए। इसमें क्या था, आपका लैंड था, जो बाकी फिजिकल एसेट है, बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जो परमानेंटली फिक्स हो गया, वो वर्किंग में आपका ह्यूमन आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। पसंद आए तो लाइक कीजिए। कुछ और डिमांड है, कुछ सजेशन है, या कुछ छूट गया, कुछ बच गया, कुछ नहीं समझ आया, कुछ भी प्रॉब्लम है, उसको आप कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एवरीबॉडी।